हेलो एंड वेलकम टू बज एंड बियॉन्ड विद शर्मिष्ठा। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जिन्होंने भारत के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में लीड भी किया है और पढ़ाया भी है। आप IIM लखनऊ में प्रोफेसर रह चुके हैं, MDI गुरुग्राम में भी प्रोफेसर रह चुके हैं और SPJIMR मुंबई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी आपने बहुत योगदान दिया है। SPJIMR मुंबई में एज सेंटर ऑफ फैमिली बिजनेस के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है और अब तक 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किया है इन्होंने और उनको लीड भी किया है, ट्रेनिंग भी इम्पार्ट की है, जो कि मैनेजमेंट जो एजुकेशन है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। सीनियर फैकल्टी और डायरेक्टर के तौर पर भी आपने कई प्रीमियम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में उनको दिशा दी है। एज अ फैकल्टी दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस विप्स TC में सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चेयरमैन के रूप में रह चुके हैं। आज हमारी बातचीत इसी से जुड़ी है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेस्ट, रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे डॉक्टर रतन शर्मा से, क्योंकि ये हमारे और आपके और हमारी आने वाली पीढ़ियों की भविष्य से, उनके अस्तित्व से जुड़ा है। डॉक्टर रतन शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर रतन शर्मा, मेरा पहला सवाल इसी से है कि वेस्ट को लोग वेस्ट ही मानते हैं, कचरा मानते हैं जिसका कि कोई इस्तेमाल नहीं, बस फेंको। क्या ये वाकई सही है? Well, thank you very much for inviting me on this very important topic. I must say कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्टिकुलरली जो 21st सेंचुरी के लिए। आपने सही कहा कि जो कचरा है हम इसे मोस्टली कचरा मानते हैं, लेकिन कचरा को हम वेल्थ के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। वेस्ट कैन बी वेल्थ एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वैसे शायद आपको तो मालूम ही होगा कि वर्ल्ड ओवर ग्लोबली अराउंड 2 बिलियन टन्स के आसपास कचरा एनुअली ये हमारे पैदा करते हैं हमारे बहुत से लोग, जो कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को जिसे हम बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोजेक्शंस हैं कि 2050 में ये अराउंड 3.4 बिलियन टन्स के आसपास ये कचरा होगा। अब इमेजिन कर सकती हो कि कितना बड़ा मैसिव ये कचरा का भंडार हम सामने हमें नज़र आएगा, तो ज़रूरी है कि हमें इसके लिए कुछ करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने विषय को लिया है और एक इम्पॉर्टेंट है जिसके ऊपर हम चर्चा आज करने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर शर्मा, आपने जैसे कहा कि किस बड़ी तादाद में कचरे का ढेर हम अपने सामने देख रहे हैं आने वाले भविष्य में, तो इसको आमतौर पर बात होती है रिसाइकिल करने की, लेकिन रिसाइकिल करना इतना आसान है क्या? क्या उसके भी कोई चैलेंजेस हैं? जो चैलेंजेस तो हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अब हम करें क्या, हम तो सिर्फ फेंक देते हैं। तो एज ए कॉमन सिटीजन हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये मान लें कि कचरे का हमें जागृति लाना बहुत आवश्यक है, हमें हर सिटीजन को, क्योंकि आपने कहा कि जागरूक होना चाहिए, हमें हर सिटीजन को अत्यंत आवश्यक है। हमें मानना चाहिए कि कचरा जो है ये कितना फेंकें हम, और तभी तो कचरा इकट्ठा होता है, और यदि हम कम फेंकेंगे तो इसका मतलब है कम कचरा होगा। तो इसका जो आपने बात कही है कि क्या हम कर सकते हैं, इसका वेल्थ के रूप में कैसे कर सकते हैं, कितना इसका वो है, तो अत्यंत आवश्यक है और बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जो कि लेते भी हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन के अंदर। डॉक्टर शर्मा, इस पे मेरा एक सवाल ये है कि अभी जैसे एक जागरूकता तो आई है, एक अवेयरनेस आई है, और जब जो वेस्ट हमारा जो कलेक्शन जो एजेंसीज हैं वो कहते हैं कि आप वेट एंड ड्राई वेस्ट को अलग अलग रखिए, तो बहुत, लेकिन अभी भी ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे हाउस होल्ड्स हैं, जो घर हैं, वो उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो क्या कोई टिप्स ऐसी आप दे सकते हैं कि जो ईजी हो जाए हाउस होल्ड? क्योंकि देखिए, कचरा जिस पैमाने पर, जिस तादाद में हाउस होल्ड से जनरेट होता है वो काफ़ी बड़ा है। जी, आपने ठीक कहा, जागरूकता पहले से बड़ी है, लेकिन उतने नहीं बड़ी कि जो हम एक्शन करें, क्योंकि अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अवेयरनेस के साथ में एक्शन का होना अत्यंत आवश्यक है, और उसमें बहुत से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। जैसे आपने सही कहा कि सरकार की ओर से भी काफ़ी पहल है, जिसमें कि कचरे को जो सॉर्ट करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, जब फेंकते हैं
तो उसके कई रूप से वेट एंड ड्राई के रूप में हम लोग इसे कर सकते हैं, जो कि शुरू में किया जा सकता है। लेकिन क्या करते हैं हाउस होल्ड, प्रश्न इस बात का है जी, जानना एक बात और एक्शन में लाना दूसरी बात। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर शायद और भी ज़्यादा जागरूकता लाने की आवश्यकता है हाउस होल्ड्स में, इंडिविजुअल्स में, घरों के अंदर, और उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल होने की आवश्यकता है। उसमें एक सरकार का ही सिर्फ रोल नहीं है, और लोगों का भी इसमें रोल हो सकता है। डॉक्टर शर्मा, इससे मैं पूछूंगी कि हाउस होल्ड लेवल पे जब कचरा सेग्रीगेट करते हैं या कैसे हम मिनिमम कचरा जनरेट करें, तो उसके कोई इंसेंटिव भी हैं? हमें क्या फ़ायदा होगा वो करने से, वो अगर आप बताएं। मैं इमीडिएट इंसेंटिव की बात कर रही हूँ। नहीं, आपने ठीक कहा कि लोग एक्शन तब करते हैं जब कोई इंसेंटिव होता है। सबसे पहले तो यही है ना कि जागरूकता से क्या हमें फ़ायदा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, ये सिर्फ कचरा कैसा होता है, जैसे फूड वेस्टेज है जी, ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। मान लिया हम खाना खा रहे हैं और खाना अपनी थाली के अंदर कितना रखते हैं। कई बार ऐसा होता है, या बारात में जाते हैं, शादियां जाते हैं, या कोई पार्टी में जाते हैं, हम कितना सामान रखते हैं अपने खाने के लिए, हम कितने जागरूक हैं इस चीज़ के प्रति। जितना ज़रूरत है उतना रखिएगा। यदि आप लोग नहीं खाना खा सकते तो उसे फिर क्या करते हैं, वो फेंकते हैं। तो पहली चीज़ जो जागरूकता है, दैट लीडिंग टू एक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये सब करने की आवश्यकता है। इंसेंटिव क्या होगा, हमें इन्वायरमेंट जो हम खराब कर रहे हैं, जो कचरे का, आप देखिए जैसे दिल्ली के अंदर हैं, आप देख रहे हैं कितने बड़े भंडार हैं, लैंडफिल्स हैं, बलसफर डेयरी के पास है, ओखला में है, गाजीपुर के अंदर है, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हैं। ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों के नीचे रह रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, नंबर 1 गैसेस निकल रही हैं, हेल्थ हैजार्ड्स हैं, और अब ये देखिए अगर जगह भर रहे हैं, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ रहा है। तो ये क्या अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। यदि आप जागरूक हैं तो इन सब बातों के प्रति भी आप जागरूक होंगे। इनके इम्पैक्ट क्या हैं, वेस्ट के, कचरा इतना डालने के इम्पैक्ट क्या हैं। यदि आप ऐसे कोई स्टाइल करेंगे जो अपनी लाइफ स्टाइल होगा, नेचुरली आपके पास में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आपने बताया कि जो हमारे आसपास इस तरह से कचरे के पहाड़ खड़े होते चले जा रहे हैं, हम अपना कचरा लेकर वहां फेंक देते हैं, तो उसका हम पर क्या असर पड़ता है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा? क्या आप उसके जो हजार्ड्स हैं, हेल्थ हजार्ड्स आपने बताए, क्या आप हमें 2-3 इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, बहुत सीधा सा, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस की आवश्यकता नहीं है। कचरा बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है, उसकी जो गैसेस हैं आपके पास आ रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, नंबर 1। तो सबसे पहले तो वही है कि जो आप सांस ले रहे हैं, कैसा हवा आप अंदर जा रही है, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू आर रियली इनहेलिंग, सो दिस 1। सेकेंडली, उसी से रिलेटेड है मच्छर होना, मच्छर या और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो कि घरों में आ जाते हैं और उसके अंदर खाने पीने की चीज़ों के अंदर भी वो विषैली चीज़ें पैदा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये आवश्यक है। तो ये भी एक ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली आप ये महसूस कर सकते हैं कि इन सब से हमारी कितनी प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें इंसेंटिव्स की भी नहीं है, हम खुद महसूस कर रहे हैं कि इन चीज़ों को, जो कि जागरूक होने का अत्यंत आवश्यक है। तो मेरा अपना यह है कि लोगों में अवेयरनेस लाई जाए टुवर्ड्स एक्शन ओरिएंटेशन। अब कैसे करें, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑफ कोर्स कैसे करें में तो जैसे कुछ जो स्टेप्स हमें बताए जाते हैं कि जैसे हम वेस्ट सेग्रीगेशन करें, तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं बहुत सारे, तो वो लोग ले जाते हैं। वो एक अलग तरह की इकोनॉमी है। तो क्या उससे कोई इम्पैक्ट है? जो कबाड़ी वाला सिस्टम जो है हमारा, उससे कितना इम्पैक्ट हम देखते हैं वेस्ट की जो रिसाइकलिंग है उसमें? नहीं, आपने सही कहा। असल में जो कबाड़ी वाला, जैसे वेस्ट या रैक पिकर्स हम बोलते हैं, कई बार हमें लगता है कि सब बेकार के लोग हैं इस तरह का, लेकिन यदि आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है जी। जैसे घरों से जो भी सामान पड़ा होता है बाहर, उसमें जैसे चाहे प्लास्टिक की चीज़ें हैं, चाहे लोहे की चीज़ें हैं, चाहे लकड़ी की चीज़ें हैं, या वैसे भी कोई बहुत से कपड़े हैं, इस तरह की जो चीज़ें वो इकट्ठा करके ले जाते हैं जी। और उनको एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। तो उनकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट यदि हम कहें तो पूरे वैल्यू चेन में यदि हम कहें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रैक पिकर्स या वेस्ट जो हमारे पिकर्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, शायद जागरूकता की भी आवश्यकता है, उनको ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता है, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं उनके थ्रू, लेकिन ये एक इनफॉर्मल सेटिंग है।
ओके, ये इनफॉर्मल सेटिंग है आप बोल रहे हैं, इसका एज सच जो बड़ा लार्ज पिक्चर है उसमें इसका इतना ज़्यादा अहमियत शायद नहीं समझी जाती। हाँ, शायद समझी नहीं जाती, लेकिन इसके बिना भी काम नहीं है। अराउंड ऐसा एस्टिमेट है कि डिफरेंट कंट्रीज में अराउंड ए लार्ज पोर्शन इज बीइंग कलेक्टेड बाय दीज पीपल, और बाई चांस इसमें नॉर्मली या तो लेडीज़ होंगी, फीमेल्स हैं, या छोटे बच्चे हैं, वो कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक फॉर्मल तरीके से ऐसे लोगों को किया जा सकता है जो मैनुअली कलेक्ट करें। ऑफ कोर्स सरकार ने कुछ अब गाड़ियां जो भी हैं वो कलेक्ट करती हैं वेस्ट को डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, दे आर एबल टू डू दैट। तो इसे लिटिल मोर सिस्टमेटाइज करने की आवश्यकता है और फॉर्मली ट्रेनिंग ऑल्सो देने की आवश्यकता है कि कैसे वो करें। उसी लेवल पे इनका क्लासिफिकेशन या सेग्रीगेशन किया जा सकता है उस तरह का। तो इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना होगा। वेस्ट पिकर्स एंड वेस्ट पैकर्स, एक स्टेज है जो लोग लेके जाते हैं पिकर्स, एक है उसको लेके कहीं देते हैं वो रिसाइकल करने के लिए, नहीं उससे पहले पैक करते हैं, वो क्लासिफाई सॉर्ट कर रहे होते हैं, सॉर्ट कर रहे होते हैं। प्लास्टिक को अलग किया, कपड़ों को अलग किया, लकड़ी की चीज़ें अलग करी, आयरन की चीज़ें अलग करी, उसके बाद में फिर रिसाइकलिंग नेक्स्ट स्टेप में उन लोगों को देते हैं जो लोग रिसाइकिल कर पाए। तो एक जो कड़ी है, उन कड़ी को समझना होगा असलियत में, और समझ करके उसके ऊपर हमें एक फॉर्मल तरीके से एक ट्रेनिंग करके उनको इंसेंटिवाइज करके थोड़ा सा और इस पे हमें काम करना होगा। तो जैसा आपने समझाया अभी कि जो कबाड़ी वाला सिस्टम है ये एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है और हमें इस चीज़ को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए ये सिस्टम शायद हमारे ही देश में है, और क्योंकि हमने जब इंटरनेशनली हम देखते हैं जिस तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो जिस तरह का वेस्ट जनरेट करते हैं और वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में उसको डंप कर देते हैं। तो हमारे यहाँ एटलीस्ट ये एक सिस्टम तो है कि हम उसको रिसाइकल करते हैं। तो लेकिन इसके साथ ही एक अलग तरह की इकोनॉमी भी डेवलप होती है। तो जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो जो कहा जाता है इसका इस्तेमाल होता है, वो क्या है? इसको अगर आप आसान भाषा में समझाएं। देखिए, लेट्स पुट इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। वेस्ट को पिक किया, राइट, उसके बाद में उसको सॉर्ट करा, उसके बाद में रिसाइकिल करा। तो रिसाइकलिंग का यह है कि हम जैसे बहुत सी चीज़ें, हम छोटा एग्जांपल लेते हैं, कपड़ा है जी, हमारे पास कितने कपड़े हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितने कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे जेंट्स के लिए मैं कह सकता हूँ मेरे पास में कई सारी शर्ट्स हैं, मैं कितनी शर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बहुत कम शर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास में एक वैसे ही है, ज़्यादा शर्ट्स इकट्ठा ढेर है। तो सबसे पहले ये है कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ, सबसे पहले उन शर्ट्स को, क्या वो यूजेबल हैं, यदि नहीं है, यदि मैं नहीं यूज़ कर रहा तो क्या हम किसी को दे सकते हैं, विच कैन बी रीयूज्ड बाय समबडी एल्स। सो इट इज़ नॉट ए क्वेश्चन ऑफ रिसाइकलिंग, इट्स ए रीयूजेबल बाय समबडी एल्स इफ यू गॉट एक्सेस। सेकेंडली ये कि जैसे वही कपड़ा लिया, जैसे हम बोलते हैं कि सिंगल यूज जो यूज प्लास्टिक है, अब उस पर बैन लगा हुआ है। अब वो बैन तो ठीक है, लेकिन क्या हम यूज़ कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। तो जो हम थैले लेके जाते हैं, बैग्स लेके जाते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग ए प्लास्टिक कैन वी हैव ए क्लॉथ, क्या जो जूट के या इस तरह की जो बैग है उनको हम कर सकते हैं इस्तेमाल। तो ये एक रीयूजेबल चीज हो गई, रिसाइक्लेबल चीजें हो गई जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही अपने कपड़ों से बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक नए कपड़े से हम बैग बनाएं। यदि आपको ध्यान हो कि हमारी जो दादी नानी और जो पुराने लोग थे वो इन्हीं कपड़ों से और दूसरी चीजें बना लेते थे जिनको रीयूजेबल करते थे। शायद वो कितना अच्छा सिस्टम था, वो बिना जाने ही रीयूजेबल रिसाइकलिंग कर रहे थे, हम ऑलरेडी सस्टेनेबल तरीके से जी रहे थे। तो ये कोई नई चीज नहीं है भारत के लिए। ओनली थिंग इज कि हमें उस दिशा में और ज्यादा ध्यान देना है और इसको बढ़ावा देना है। पर ऐसा होता है शायद कई बार, लेकिन क्या ये इकोनॉमिकली वायबल है? क्या ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं? क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है कि हम बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी है, सब लोग जल्दी में हैं। थैला ले जाने का आजकल सिस्टम रहा नहीं है, क्योंकि आदतें सबकी ख़राब हो चुकी हैं कि जहाँ से सामान लिया उसी ने हमें थैला दिया, हम वहीं से लेकर गए, घर से हम खाली हाथ चलते हैं। तो ये एक आदत की भी बात है जो कि छूट चुकी है, और साथ में कि एक अलग तरह की इकोनॉमी भी चल रही है। तो जो ये बैग्स, प्लास्टिक बैग्स और जो डिस्पोजेबल जो भी सामान है उसकी, तो क्या हमारी इकोनॉमी में
उससे कोई इम्पैक्ट आता है जब हम इस तरह के उस सिस्टम में जाते हैं जहाँ की हम रीयूजेबल चीज़ों को जाए? क्या हम उसको इकोनॉमिकली वायबल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये कि अपने स्टाइल, अपनी थॉट प्रोसेस को बदलना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम थ्रो अवे सोसाइटी में विश्वास करते हैं। हम गए, प्लास्टिक का बैग लिया, सामान लिया, घर ले गए और उस प्लास्टिक बैग को फेंक दिया। अब उसके जो हैजार्डस इम्पैक्ट्स हैं उसका, क्योंकि वो कई सालों तक, हजारों लाखों साल तक वो उसका कुछ भी नहीं होता है और उसके केमिकल जो है उस तरह का डिग्रेडेबल नहीं है सिचुएशन, तो उसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हमको सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। वो सोच ये है कि क्या यदि हम बैग्स का, कपड़े के बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। तो जो सोच है हमारे पूरे समाज का, उसमें बदलाव की अत्यंत आवश्यकता है। अब रहा इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट, श्योर। देखिए, एक तो चीज़ है, हम कोई काम कर रहे हैं उसका बैड इम्पैक्ट है, हैजार्डस है, टॉक्सिक है। यदि ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं और हम भागे चढ़े जा रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, जो भी हम भाग रहे हैं उससे इम्पैक्ट यदि नेगेटिव हो रहा है, बेटर है कि हम कम भागें, कम दौड़ लगाएं और अच्छे तरीके से किसी चीज़ को हम कर पाएँ। और वो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ पॉसिबल। टू लिव ए हेल्दी लाइफ इज़ रादर बेटर देन हैविंग ए बिट टॉक्सिक अनहेल्दी लाइफ with all this whatever we are having it. ट्रू। डॉक्टर शर्मा, ये तो आपने बताया कि एज ए इंडिविजुअल हम अपने व्यक्तिगत तौर पे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, देखिए हम कम वेस्ट जनरेट करें लेकिन वेस्ट तो जनरेट होगा, हमको कुछ तो सामान फेंकना पड़ेगा। रीयूजेबल हम कपड़े रीयूज़ करें लेकिन एक हद के बाद हमें उनको फेंकना है। हमारा फर्नीचर है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको हमें फेंकना ही होगा। तो उसके लिए फिर एक अलग सिस्टम हमको बाहर चाहिए, तो वो एक पॉलिसी लेवल पे हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो उस पर काम करे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उस पर कुछ काम हो। तो उसके लिए कोई सुझाव है आपके पास कि कैसे हो सकता है ये? देखिए, अगेन आपने बहुत सही कहा कि कुछ तो वेस्ट हमारा होगा, एटलीस्ट रीयूज करते करते कहीं तो हमें फेंकना होगा। बात सही कही आपने कि उसका वो होगा। उसी के लिए रिसाइकलिंग इकोनॉमी है, उसको हम रिसाइकिल करें दोबारा से। और जैसे चाहे प्लास्टिक है, चाहे लोहे की चीज़ें हैं या कोई लकड़ी की चीज़ें हैं, उसे हम दोबारा से एक नया रूप दे करके, नई चीज़ें, नया प्रोडक्ट दे करके हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे इंडस्ट्री को भी सामने आना है, हमें पॉलिसी इंसेंटिव्स भी देने, और जो लोग रिसाइकिल कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को, सर्टेनली दिस इज़ पॉसिबल, उन सब चीज़ों को संभव है कि कर पाएँ। लेकिन ऐसा कुछ मिथ्स भी है जो कि है कि जब हम रिसाइकल करते हैं उन चीज़ों को, मतलब जहाँ पे रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे उसके बहुत हज़ार्डस उनके जो आउटकम है कि कुछ फ्यूम्स निकलेंगी, कोई उसको बर्न करेगा, जैसे भी उसको ट्रीटमेंट करे, तो क्या ये सही है, ऐसा हो? नहीं, यदि उसका तो इम्पैक्ट किया जा सकता है। यदि आप नहीं भी करते हैं तो भी कोई चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, उसके रिएक्शंस तो हो सकते हैं। तो जो आप रिसाइकिल करें उनके भी हो सकते हैं, डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ये तो सब आपका टेक्निकल इश्यूज हैं विच कैन बी टेकन केयर ऑफ। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब कीजिए, हो सकती। जैसे बहुत सी चीज़ें जो शहर में नहीं हो रही हैं, शहर से दूर जा कर के हम लोग उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें संभव हैं। Why not these are possible? These are all technical issues which probably experts can really take them into account. ओके। डॉक्टर शर्मा, एक ये कहा जाता है कि जनरली एक धारणा ये है कि सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट ही खतरनाक है, बाकी तो सारी चीज़ें हम, या तो जैसे मेटल है या ग्लास है, ये सब रीयूज हो जाता है। तो क्या ये सही है कि सिर्फ प्लास्टिक से ही खतरा है या और भी वेस्ट है जो हमें नुकसानदायक हो सकता है? सही कह रही है कि कई बार क्या होता है कि सिर्फ वेस्ट के बाद का मतलब प्लास्टिक वेस्ट ही होता है, बट लेट्स ट्राई टू क्लासीफाई वेस्ट। वेस्ट न केवल प्लास्टिक है, वाटर का वेस्ट भी तो है, एंड वाटर इज द एसेंस ऑफ लाइफ। यदि एक स्टेज पे पीने का पानी नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? अब जैसे एक सिंपल उदाहरण था, हम किसी कार्य कर रहे थे, हम किसी को सजेशन भी दिया, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पानी का वेस्ट कर रहे हैं, मैं शेव कर रहा हूँ और शेव करते करते मैंने पानी को, नल को मैंने चला रखा है, पानी जा रहा है और वो पानी वेस्ट ही हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट यूजेबल, आई एम नॉट यूजिंग इट। तो हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वाटर वेस्ट है, फूड वेस्ट है, राइट? यू हैव एवरी आइटम विच इज देयर, क्लोथ्स का है, वियरिंग के लिए उसका वेस्ट है। आप स्पेस का वेस्ट कर रहे हैं। वाई वी हैव सो मच अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड
मुझे किसी ने, इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू मेंशन वन ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स व्हेन आई वाज ट्रेनिंग, सो आई हैड अ टॉक विद हिम एंड ही वाज मेंशनिंग he was living in some 3-bedroom apartment and he's a top man. So I was just started wondering as to how he's living. So he mentioned it, are you surprised? I said, yes sir. He said, no, but I'm functionally, you look for people things. If you don't require, why you want to have it? Empire building attitude, why you want to have? You want to have things because you want to have them. दिखाने के लिए. No, we should be having a simple living concept which should be adopted in our lives. यदि हम ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, जो आप कह रही हैं कि इससे वो रहेगा, इम्पैक्ट नेगेटिव होता है दोबारा करने का, ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं काफ़ी हद तक, कुछ तो रहेगा, विच आई बिलीव टेक्निकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड दोज थिंग्स कैन टेक केयर. अगर हम, जैसा आपने कहा कि ये एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल की को आप एडवोकेट कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब जो एक व्यवस्था हो चुकी है समाज में, थोड़ा तो मतलब शो ऑफ ज़रूरी है लोग, क्योंकि उसको एक स्टेटस सिंबल से भी जोड़ते हैं और वो अप्रोच आने में तो वक्त लगेगा, धीरे धीरे, वो एक इंडिविजुअल चॉइस है, उसके लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता. लेकिन वेस्ट का डिस्पोजल और उसकी रिसाइकलिंग, ये अपने आप में कितनी बड़ी इकोनॉमी है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि और क्या उसके मतलब अगर कोई इंडस्ट्रियल, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं आजकल जो वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो उसमें कितना स्कोप है, वेस्ट रिसाइकलिंग इकोनॉमी का कितना बड़ा स्कोप है? Is a plenty indeed. I must say that this is another there's a scope which is very huge, which is large, and people are now becoming very conscious about it. And there are large number of people and quite young people, those who are conscious of this, because it is it's a commercial proposition. It's not merely simply we are having a social efforts. No, it is a commercial proposition. You can always try to recirculate, you try to recycle products and try to sell it in the market. And there are people who are really ready to buy those products, certainly. So it is not really here in India. In fact, everywhere, all over the globe, I think there's a recycle economy, is a really big economy which is there, which leads to number one profit, another is employment, and also do social good, leading to sustainable development. राइट. डॉक्टर शर्मा, मेरा सवाल अब ये है कि अगर हम आज अपने वेस्ट को सही तरीके से मैनेज नहीं करते तो आने वाले 10 साल आपको कैसे नजर आते हैं? देखिए, बड़ी बिग चैलेंज है, हम नहीं कर पाते हैं. जैसे मैंने अभी 3 का ही उदाहरण आपको दिया कि भलसवा डेयरी का, ओखला का और गाजीपुर का. मान लिया कि हम नहीं करते तो हम दब जाएंगे उस वेस्ट के लिए, वो वेस्ट से, उस कचरे के सारा का भंडारों से दब जाएंगे और उसके और जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो रहेंगे. तो हमें अब ये नहीं कि हम नहीं करते, हमारे पास चॉइस नहीं है, हमको करना होगा. इट इज़ अ नेसेसिटी, दिस हैज़ टू बी देयर, देयर इज़ नो चॉइस एट ऑल. And I think we have to very consciously go for it. ये नहीं कि by chance हो रहा है, no. Consciously we have to go for managing the waste in a proper way. Okay. Of course, that requires. Okay. तो इससे देखिए अभी क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है ना. अब हमने इसी साल देख लिया कि किस तरह से फरवरी में गर्मी आ गई और फिर अप्रैल में बारिश हो रही है और ठंड महसूस हो रही है मार्च अप्रैल में. तो ये जो एक वेदर पैटर्न है ना, जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, वो जो प्रॉपर पैटर्न था वो अब चेंज हो रहा है, तो उसके अपने इम्पैक्ट हैं. तो अगर हम ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, अगर हम सस्टेनेबल तरीके से जीते हैं और वेस्ट को ठीक से मैनेज करते हैं, तो क्या इससे उसमें कोई फर्क आएगा? तो अब देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ. आपने कहा मिनिमलिस्टिक टेंडेंसीज, श्योर, देयर इज नथिंग रॉन्ग. फिनलैंड इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री. वुड यू लाइक टू बी रिच और वुड यू लाइक टू बी हैप्पी? द चॉइस इज एवरीबॉडीज. बट आई थिंक एज अ सोसाइटी ऑल्सो वी नीड टू डिसाइड हमको करना क्या है. यदि हमने सिर्फ रिचनेस डज नॉट लीड टू हैप्पीनेस, राइट. जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया फिनलैंड का है, हम उदाहरण दे सकते हैं भूटान का. भूटान इज हैप्पीएस्ट कंट्री, छोटी सी कंट्री है, सब लोग खुश हैं. इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप वो सब साधन इस्तेमाल ना करें जो जरूरत है, नहीं करिए. यदि आप सर्टेन लेवल में हैं और आपको सर्टेन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, प्लीज डू यूज. लेकिन डोंट हैव, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड ए कार, हैव ए कार, but how many cars?
हाउ मेनी कार्स यू हैव इट? सो आई मीन द क्वेश्चन रिमेन्स दैट उस चीज को हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं. अब वो कहेंगे नहीं मेरे पास पैसा है. No, those are not the questions which one should ask. Even if you can do, you can buy. The question is, should you buy? If you don't need it, why you buy it? But you have money. Why don't you use this for social purpose? वो वाला जो थिंकिंग है ना, वो हमें लाने की अत्यंत आवश्यकता है. और उसी से रिलेटेड है ये क्लाइमेट वाली बात भी. हम लोग क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट में चेंज हो ही रहा है. और वेस्ट में यही है कि हम पावर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. पावर का मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग? पावर कहाँ से आ रही है? दिस इज बीइंग थर्मल पावर, राइट, विच में कोल इज बीइंग यूज्ड. कोल यदि यूज हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, राइट. क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अगेन वी आर फीलिंग द सेम थिंग. सो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड इश्यूज. यू कांट आइसोलेट कि वेस्ट नहीं है, वेस्ट हम कर लेंगे, नहीं करेंगे तो क्लाइमेट नहीं होगा. नो, ग्लोबल वार्मिंग इज बिकॉज ऑफ दिस हैपनिंग इट, बिकॉज हम लोग खूब इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट बॉदरिंग अबाउट इट. माई सिंपल सजेशन देयरफॉर इज कि be conscious, have a simple living, show off how long, how much. And I think Samaj has to really realize after some, if not now, they will realize after some time कि यही है हमारी व्यवस्था, जो कि पहले भी थी शायद. राइट, राइट. डॉक्टर शर्मा, हमको इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत, पहले तो कहा जाता था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, अब तो हम प्रत्यक्ष हम खुद ही देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट, जिस तरह का लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में रहा, डेवलप कंट्रीज़ का ख़ास तौर पे. तो लेकिन हमें अब अपने बच्चों को इसके बारे में बताना होगा, उन्हें भी समझाना होगा. तो हम बच्चों को कैसे ट्रेन करें टुवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट और एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में? तो उनके लिए आपके पास कोई अगर टिप्स हो तो कि हम बच्चों को कैसे बताएं? देखिए, टिप्स नहीं है तो हमारे संस्कार की बात है. आज संस्कार का मतलब आप ट्रेडिशनली मत लीजिएगा. घर में हमारे माहौल क्या है? मान लिया हम खाना खा, मेरा सिंपल एग्जाम्पल है, खाना खा रहे हैं, कितना खाना है? बच्चे से उतना ही आप दीजिएगा जितना आवश्यक है, फेंकने की आवश्यकता नहीं है. किचन में आप सब्जी बना रहे कितनी बना रहे, जो यूजेबल है, फेंकने की आवश्यकता नहीं है. हाँ, यदि बाई चांस ज़्यादा है तो उसको आप दूसरी जगह रीयूज कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा कुछ एक लोग कलेक्ट करते हैं जो फूड जो होता है घर से, हाउस होल्ड फूड, और इवन रेस्टोरेंट के अंदर या होटल्स के अंदर जो फूड है वो गरीब लोगों के लिए, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बांट देते हैं. देयर आर मेनी एजेंसीज, मेनी NGOs विच आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. हाउस होल्ड में भी ऐसा ही किया जा सकता है, चाहे फूड है या कोई और चीज़ है. संस्कार देने की बात है, कहने की बात है, बच्चों को बताने की बात है, ये आवश्यकता है. मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ. हमने किसी से हम डिस्कशन कर रहे थे, सिंगापुर में थे वो, तो वो यूँ कह रहे थे कि हमारे पास में क्योंकि स्पेस थोड़ा कम होता है, तो बच्चा जब कभी भी टॉय खरीदता है तो हम कहते हैं उसके लिए हमने एक स्पेस बना रखा है. एक समझे कि एक बिन है, उसके अंदर उसके टॉयज. उस टॉयज को हम कहते हैं यदि वो और खरीदना है और उसका वो बिन भर गया है, टोकरी भर गई है, तो क्या करेंगे, पहले इनमें से कोई जो एक टॉय है उसे निकालो और तभी हम दूसरा खरीदेंगे. तो एक हैबिट बनाने की आवश्यकता है. पेरेंट्स आर कॉन्शियस ऑफ दिस, एंड इफ यू आर कॉन्शियस एज अ पेरेंट्स, आई एम श्योर चिल्ड्रन, द किड्स विल आल्सो फॉलो द सेम रूट. आवश्यकता है इस बात की आज के संदर्भ में. राइट, राइट. डॉक्टर शर्मा, हमारे यहाँ एक सिस्टम है और हमारे कुछ ऐसे संस्कार भी जो हमारे, जो अगर हम पुराने हमारे जो तरीके हैं उनको देखें, जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं, उसमें बहुत हद तक सस्टेनेबल ही तरीका रहा है. लेकिन अब जो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो भी नहीं पाती हैं. लेकिन अगर हम चाहें तो कर सकते हैं. और हमारे यहाँ उस तरह के सिस्टम भी हैं, जैसे कबाड़ी वाला सिस्टम है, रैग पिकर्स हैं, वो कलेक्ट करते हैं अपने लेवल पर. एक अलग तरह की इकोनॉमी वो चल रही है. वो बहुत, वो एक पारंपरिक उस तरीके से नहीं है, बल्कि थोड़ा सा लेकिन उसको वो एक चल रहा है सिस्टम, और शायद आगे चलकर वो स्ट्रॉन्ग हो. और तो आने वाले जो समय में अगर मैं अगले 5 साल की बात करूं, तो जो वेस्ट जो मैनेजमेंट है और जो वेस्ट रिलेटेड जो इकोनॉमी है, उसको आप कहाँ देते हैं, कितनी तक, जिस तरह की जागरूकता हो रही है उसके आधार पर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि न केवल घरों में जागरूकता है
और उसको स्ट्रेंथन करने की तो अत्यंत आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल RW रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को इसमें काम करने की आवश्यकता है, NGOs को भी शामिल होने की आवश्यकता है, और भी एसोसिएशन है उनको काम करने की आवश्यकता है। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे कॉर्पोरेट वेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज आई थिंक इट इज अ मैसिव इनफैक्ट इकोनॉमी विच इज देयर। और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं, कितना वेस्ट होता है रॉ मटेरियल का एटसेट्रा, मेनी कंपनीज आर गेटिंग इनटू इट, दे आर वेरी मच कॉन्शियस ऑफ इट। मुझे लगता है नेक्स्ट 5 years के अंदर ये जागरूकता और बढ़ेगी और लोग कॉन्शियस होंगे इंडिविजुअल लेवल पे, इवन लोकेलिटी लोकल लेवल पर एंड कॉर्पोरेट लेवल पे भी इसमें। और एक नई इकोनॉमी होगी, एक नई दिशा होगी, नई इंडस्ट्रीज इसमें डेवलप होंगी, एंड पीपल विल फील प्राउड ऑफ इट, इनफैक्ट दे विल बी अ पार्ट ऑफ इट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। On that note, I'll close this session. डॉक्टर शर्मा, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, और मुझे भी और जो मेरे दर्शक हैं उनको इतनी जागरूकता देने के लिए इस सब्जेक्ट पर, इस मैटर पर। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Mr. This is very nice indeed. I enjoy it, and I think the type of questions you really asked, they are really wonderful. Thank you very much. Thanks for inviting me. थैंक यू। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये हम सबसे जुड़ा है, हमसे जुड़ा है, हमारे बच्चों से जुड़ा है और उनके बच्चों से जुड़ा है, हमारे अस्तित्व का सवाल है। उम्मीद है आप आज जो डॉक्टर शर्मा ने हमको जो हमें सुझाव दिए वो हमारे भी काम आएंगे, आपके भी काम आएंगे, और हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।